हेलो स्टूडेंट, मैं उत्तम द्विवेदी, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मानवनेत्र तथा प्रिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको हम लोग समझते हैं। लिखा है स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। देखो बात हो रही है दूर बिंदु की, तो देखो स्वस्थ आंख जो होती है, स्वस्थ आंख के लिए दो बिंदु होते हैं। एक होता है निकट बिंदु जिसको हम बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और वह होता है 25 सेंटीमीटर। और यह कौन सा बिंदु होता है? निकट बिंदु। और एक बिंदु होता है दूर बिंदु, और दूर बिंदु का मतलब है हम कहां तक वस्तु को देख सकते हैं। और हम लोगों को, क्योंकि इसमें कहा गया स्वस्थ आंख है, तो स्वस्थ आंख से मनुष्य बहुत दूरी तक, और बहुत दूरी का मतलब होता है जब ज्यादा दूरी होती है तो हम उसे बोल देते हैं अनंत, तो अनंत दूरी तक देख सकता है। तो देखो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु होता है अनंत। और आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि दूर बिंदु होता है, तो यहां पर विकल्प नंबर डी अनंत दिया गया है, यही विकल्प यहां पर सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरे पर। देखो दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरे सवाल में लिखा है नेत्र लेंस की प्रकृति होती है। देखो नेत्र लेंस की यदि बात करते हैं तो नेत्र लेंस के द्वारा हमको प्रतिबिंब रेटिना पर उल्टा प्राप्त होता है, और यदि उल्टा प्राप्त हो रहा है तो नेत्र लेंस कैसा होता है? जो नेत्र लेंस है वह उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस को ही हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस, क्योंकि इस लेंस की खासियत होती है कि यह प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है। तो यानी कि जो नेत्र लेंस है वह उत्तल लेंस होता है, तो इसकी जो प्रकृति होगी वह कैसी होगी? उत्तल लेंस की या अभिसारी लेंस की। तो यहां पर दिया गया है पहला विकल्प अभिसारी, दूसरा अपसारी, तीसरा अभिसारी एवं अपसारी। तो देखो केवल उत्तल लेंस होता है, तो यहां पर पहला विकल्प जो दिया गया है अभिसारी, यही विकल्प यहां पर सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर तीसरे पर। देखो तीसरा सवाल कह रहा निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखो निकट दृष्टि दोष की यदि बात करते हैं तो निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। कहने का मतलब जो पास का बिंदु है 25 सेंटीमीटर ही रहता है, 25 सेंटीमीटर तक हर एक वस्तु दिखती है, लेकिन जो दूर बिंदु है अनंत, वह पास आ जाता है। कहने का मतलब अब हमको दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, यदि दूर की वस्तु पास आ जाएगी तो वह वस्तु दिखाई देती है। इसका अर्थ यह होता है कि दूर बिंदु जो है वह पास आ जाता है। कह रहा है यदि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है व्यक्ति तो उसको किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो देखो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो आपको बताया गया था कि निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि जो आंख है उस आंख पर प्रतिबिंब जो बनेगा वह प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाएगा, और रेटिना से यदि पहले बनेगा तो इसका अर्थ यह होगा कि हमको रेटिना तक प्रतिबिंब को पहुंचाना है, तो किरणों को क्या करना पड़ेगा? फैलाना पड़ेगा। और यदि किरणों को फैलाना पड़ेगा तो अपसारी लेंस, इसका मतलब है हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर विकल्प नंबर ए में दिया गया है अवतल लेंस, तो यहां पर विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर चौथे पर। देखो सवाल नंबर चौथा क्या कह रहा है, चौथा सवाल कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, इस दोष के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता बताइए। देखो अब आपको यह समझना है यदि निकट दृष्टि दोष का सवाल आता है तो हमको करना क्या है। हमारे पास में यह मान लेते हैं कि ये मानव नेत्र है, मानव नेत्र में पहले से ही एक लेंस है और वह लेंस है उत्तल। अब उत्तल लेंस प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है, लेकिन निकट दृष्टि दोष से यदि पीड़ित व्यक्ति है तो वहां पर जो दूर की वस्तु का प्रतिबिंब है वह रेटिना से पहले बन जाता है।
अब समस्या इस बात की है कि हमको रेटिना पर प्रतिबिंब चाहिए, तो यहां लेंस प्रयोग करते हैं, और क्योंकि यदि हमने लेंस प्रयोग किया तो इस लेंस के द्वारा भी प्रतिबिंब बनेगा। तो सदैव ये याद रखिए कि जो पहला लेंस प्रयोग किया जाता है उस लेंस से सदैव आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा, और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो U और V दोनों निगेटिव लेते हैं, क्योंकि वस्तु को तो सदैव लेंस के सामने रखते हैं, और जब लेंस के सामने रखेंगे बाईं ओर होगा, और आपको पढ़ाया गया है चिन्ह परिपाटी में कि बाईं ओर की वस्तुएं निगेटिव लेते हैं। और क्योंकि प्रतिबिंब भी सामने ही बनाना है, अंदर तो ये नेत्र लेंस बनाएगा, हमको इस लेंस के लिए पढ़ना है, तो यदि प्रतिबिंब भी सामने यही बनेगा तो यहां पर V का मान भी निगेटिव लेते हैं। अब आपसे कह रहा है कि 2 मीटर की दूरी तक वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। जहां तक स्पष्ट देख सकता है कोई भी व्यक्ति, जिस दूरी तक स्पष्ट देख सकता है उस दूरी को हम लोग V बोलते हैं। कहने का मतलब हम वहां पे प्रतिबिंब बना दें तो हमको वस्तु स्पष्ट दिखने लगेगी। तो कह रहा 2 मीटर तक की दूरी को स्पष्ट देख सकता है, तो V का मान 2 है, और अभी बोला हमने V को लेंगे निगेटिव। तो कह रहा बताइए किस क्षमता का लेंस यूज करें। अब U नहीं दिया, जब U नहीं दिया गया तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखती है, और दूर की वस्तु कितनी होगी, जब नहीं दी गई तो अनंत रखेंगे, क्योंकि दूर बिंदु कौन सा होता है, अनंत होता है। अब अगर हम लोग सूत्र लगाना चाहे तो 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। V का मान है 2, तो 1/2 माइनस का हो जाएगा, माइनस 1/u का मान हो जाएगा अनंत। अब क्योंकि 1/f को ही हम लोग क्षमता बोलते हैं और इसको हम P लिख सकते हैं, तो P बराबर आएगा कितना, देखो 1/अनंत का मान हो गया 0, तो यहां पर आ गया माइनस 1/2 को लिख सकते हो 0.5, और क्योंकि हम क्षमता निकाल रहे हैं तो मान आएगा डायोप्टर में। क्या आया, जो क्षमता आई वह आ गई -0.5 डायोप्टर, और यहां पर देखो विकल्प नंबर पहले पर दिया गया है -0.5 डायोप्टर। अब बात करें ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, तो देखो माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित कर रहा है कि लेंस जो लगाएंगे वह लेंस होगा अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता निगेटिव होती है। तो यहां पर निकट दृष्टि दोष है, और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 5वें पर। देखो सवाल नंबर 5वां कह रहा है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है। अब देखो दूर दृष्टि दोष की यदि बात हो रही है तो दूर दृष्टि दोष होता क्या है, तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो दिखती हैं, जो दूर बिंदु है, दूर बिंदु वह अनंत ही रहता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं पास की वस्तु की, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर ना होकर वह क्या हो जाता है, दूर हट जाता है। कहने का मतलब है पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती, अब पास वाली वस्तु को जब हम दूर ले जाते हैं तब वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है। तो जो पास का बिंदु है, निकट बिंदु, वह दूर हट जाता है। अब यदि निकट बिंदु दूर हट जाता है तो उसको हमें पास में लाना है, किरणों को मोड़ना है पास में, तो हम लोग यूज करते हैं उत्तल लेंस का। तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। और यहां पर दूर दृष्टि दोष में दूर बिंदु कहां रहता है, अनंत पर ही, क्योंकि दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखेगी, लेकिन निकट बिंदु जो होगा वह 25 सेंटीमीटर ना होकर वह थोड़ा दूर हट जाता है, क्योंकि पास की वस्तुएं अब स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो यहां पर विकल्प नंबर लिखा हुआ है सी में उत्तल लेंस, तो यह विकल्प सही हो जाएगा। देखिए आपको विकल्प बताने का अर्थ नहीं है, यहां पर आपको डेटा कलेक्ट करना है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एक साथ बताई जा रही हैं, इन चीजों को भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। ये भी स्वयं में एक क्वेश्चन है। तो यहां पर देखो दूर दृष्टि दोष जो 5वां सवाल था, इसके लिए जो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, विकल्प नंबर सी, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 6वें पर। देखो सवाल नंबर 6वां क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति +2D क्षमता का चश्मा प्रयोग करता है, उसका दृष्टि दोष है।
देखो कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो कि 2D चश्मा, अब 2D का मतलब क्या है, यहां पर क्षमता दी गई है प्लस 2D। अब 2D में डायोप्टर है, ये डायोप्टर मात्रक है, यह क्षमता P का मान है। और देखो ये प्लस चिन्ह क्या बता रहा है कि प्लस चिन्ह का मतलब है जो लेंस होगा वह उत्तल लेंस होगा। अब यहां से ही आपको पूरे सवाल का आंसर मिल गया कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया है तो दूरदृष्टि दोष होगा। अब दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया है, कह रहा क्वेश्चन में, कह रहा बताइए इसमें दोष कौन सा होगा। तो उत्तल लेंस के लिए कौन सा दोष होगा, दूरदृष्टि दोष। तो यहां पर विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 7वें की बात करते हैं। तो 7वां सवाल है, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। देखो दूरदृष्टि दोष आपको बताया गया था कि दूरदृष्टि दोष के कारण जब हम प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करते हैं तो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। रेटिना के पीछे कहने का मतलब है लेंस से दूर, इसलिए इसका नाम होता है दूरदृष्टि दोष। तो रेटिना के पीछे हमको प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहां पर देखो विकल्प पहला लिखा है रेटिना पर, रेटिना पर सही नहीं होगा क्योंकि रेटिना पर तो स्वस्थ आंख के लिए बनता है। फिर लिखा है रेटिना के आगे, और रेटिना के आगे मतलब निकट दृष्टि दोष। और फिर लिखा है रेटिना के पीछे, यहां पर यही विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। रेटिना के पीछे दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है। अब आते हैं सवाल नंबर 8वें पर। सवाल नंबर 8वां कह रहा दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु स्थिर होगा। अब देखो यहां पर समझना यह है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है, और यदि कोई व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसके लिए दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी, और जब दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी तो दूर बिंदु जो होगा वह अनंत पर ही होगा। लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब निकट की वस्तुएं स्पष्ट ना दिखकर थोड़ी दूर जाने पर वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं। इसका मतलब है जो निकट बिंदु होगा वह 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाएगा, और दूर होने का अर्थ है 25 सेंटीमीटर से आधे को हो जाएगा। तो यहां पर देखो लिखा है 25 सेंटीमीटर पर, तो पहला विकल्प 25 सेंटीमीटर पर स्वस्थ आंख के लिए होता है। दूसरा लिखा है 25 सेंटीमीटर से कम, कम पर यदि वस्तु दिख रही तो इसका मतलब पास की वस्तु दिख रही है तो निकट दृष्टि दोष होना चाहिए। तीसरा लिखा है 25 सेंटीमीटर से दूर। अब निकट बिंदु का मतलब है वह बिंदु जहां पर हमको वस्तु दिख रही है, और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर ही होगा, तभी हमको क्या, या तभी उस व्यक्ति को क्या है, दूरदृष्टि दोष है। तो यहां पर विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर से अधिक। अनंत दिया है विकल्प डी में, और अनंत होता है दूर बिंदु, तो यहां दूर बिंदु की चर्चा नहीं हुई है। अब आते हैं सवाल नंबर देखो 9वें पर। सवाल नंबर 9वां देखो क्या लिखा हुआ है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 60 सेंटीमीटर है, और आपको बताया गया है कि जो दूरी है स्पष्ट दृष्टि की वह 60 सेंटीमीटर है। क्यों है? क्योंकि यहां पर निकट बिंदु दूर हो जाता है, तो 60 सेंटीमीटर दी गई है। अब यहां पर स्पष्ट प्रतिबिंब दिख रहा होगा, इसलिए इसको डी ना बोलकर हम बोल सकते हैं वी। कहने का मतलब है यहां पर हमको प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो कह रहा चश्मे में लेंस प्रयुक्त करने पर यह दूरी घटकर 12 सेंटीमीटर हो जाती है। कह रहा 12 सेंटीमीटर जब चश्मे का प्रयोग करते हैं तो यह दूरी 12 सेंटीमीटर रह जाती है। कहने का अर्थ हमारा यह है कि देखो हमको वस्तु अब कहां तक दिख जा रही है, 12 सेंटीमीटर तक। तो जो वस्तु रखनी है वो कहां रखनी है, 12 सेंटीमीटर में। तो u का मान हो गया 12, और क्योंकि वस्तु लेंस के सामने रखते हैं तो यह भी निगेटिव हो जाएगा। अब फोकस दूरी ज्ञात करते हैं, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। v का मान है 60, तो 1/60 रख दिया माइनस का, माइनस 1/u का मान है 12, माइनस माइनस यह हो जाएगा प्लस। अब 12 और 60 का एलसीएम लेते हैं, तो 12 और 60 का एलसीएम 60 हो जाएगा। यहां पर ध्यान दें तो 60 का भाग देंगे 60 में, तो एक बार गया, तो यहां माइनस का 1 आ गया। 12 पंचे 60, 5 बार गया, यानी कि आ गया 4/60। यह जो मान आया ये 1/f का आया, और यह क्योंकि जो मान दिए गए वो सेंटीमीटर में है। अगर हम आपसे कहें क्षमता ज्ञात करो, तो क्षमता होता है 1/f
P बराबर, लेकिन ये होता है मीटर में, और अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 का गुणा करेंगे। अब 1/f का मान है 4/60, और गुणे में यहां पर देखो 100 का गुणा करवा लेते हैं। जब इनको काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, यह आ जाएगा 40/60, या इसी को बोल सकते हो 20/3 डायोप्टर। और क्योंकि ये प्लस का आ रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं 20/3 डायोप्टर प्लस में। तो यहां पर देखो विकल्प नंबर ध्यान देंगे तो विकल्प नंबर बी में दिया गया है 20/3 डायोप्टर, तो यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो यहां पर ये जो सवाल थे कुछ, ये सवाल सभी थे मानव नेत्र के। अब हम लोग आते हैं इन्हीं में प्रिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं, और इन सवालों को भी हम इसी के साथ में समझते हैं। तो देखो प्रिज्म के लिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि प्रिज्म में क्या होता है कि 2 सूत्र हैं, आपको याद रखने हैं इंपॉर्टेंट। पहला, पतले प्रिज्म के लिए डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू ए, और दूसरा साइन आई बटे आई की जगह डेल्टा एम प्लस a/2 रखते हैं, और बटे साइन आर की जगह a/2 रखते हैं, बराबर n होता है। अब आते हैं पहला सवाल, देखो क्या लिखा है। पहला सवाल लिखा है, एक समांगी पारदर्शी माध्यम में रखा कांच का प्रिज्म प्रकाश किरण को विचलित करेगा। कहने का मतलब है कि प्रकाश किरण किस ओर जाएगी। देखो आपको पढ़ाया था कि किसी प्रिज्म पर यदि प्रकाश की किरण को आपतित करते हैं तो वह सदैव आधार की ओर मुड़ती है। ठीक है, तो यहां पर देखो विकल्प नंबर पहला लिखा है सदैव आधार की ओर, बिल्कुल सही है। सदैव आधार से परे मतलब आधार से दूर, तो यह गलत है। आधार की ओर जब माध्यम का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम हो, आधार की ओर जब माध्यम का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से अधिक हो। तो देखो आपको यह याद रखना है, जो यहां पर विकल्प नंबर ए है सदैव आधार की ओर, यही विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरे पर। देखो दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरे सवाल में लिखा हुआ है 60 अंश प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर जब प्रकाश की किरण 50 अंश पर आपतित होती है तब किरण अल्पतम विचलित होती है, विचलन कोण बताइए। कह रहा 60 अंश के अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ का मतलब होता है प्रिज्म के जो पृष्ठ हैं वो 60 अंश के कोण पर है, तो इसका मतलब है प्रिज्म कोण जो दिया गया है वह 60 अंश है। आगे कह रहा है जब प्रकाश की किरण 50 अंश पर आपतित होती है, इसका मतलब आपतन कोण दिया है 50 अंश। आपसे पूछा गया है अल्पतम विचलन की स्थिति है तो अल्पतम विचलन कोण बताइए। तो देखो आपको पढ़ाया था डेल्टा एम बराबर होता है 2i माइनस ए, या i प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश, और इसी को हम लिखते हैं 2i माइनस ए। अब i का मान 50 है, रख देंगे तो 2 इंटू में 50 माइनस का 60, आ कितना जाएगा। देखो 50 का गुणा 2 से 100 और माइनस 60 यानी कि 40 अंश। तो यहां पर देखो विकल्प नंबर ए में दिया गया है 40 अंश, तो यही विकल्प आपका सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर तीसरे पर। देखो तीसरा सवाल क्या कह रहा है। सवाल नंबर तीसरा देखो लिखा है कि एक समबाहु प्रिज्म है और समबाहु प्रिज्म के लिए प्रकाश की किरण इस प्रकार से गुजरती है कि आपतन कोण और निर्गमन कोण आपस में बराबर होंगे। देखो आपतन कोण होता है आई और निर्गमन कोण आप बोल सकते हो आई डैश, ये आपस में बराबर है। और ये कब बराबर होते हैं, जब डेल्टा का मान डेल्टा एम के बराबर हो। कहने का मतलब है अल्पतम विचलन की स्थिति हो। आगे कहा गया है यहां पर, कह रहा निर्गमन कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है। निर्गमन कोण या आप बोल सकते हो आई, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। अब यहां पर कह रहा 3/4 है किसका, प्रिज्म कोण का, तो हम मान लेते हैं प्रिज्म कोण है ए। तो कह रहा बताइए विचलन कोण क्या होगा। देखो विचलन कोण की यदि बात करते हैं तो विचलन कोण डेल्टा एम होगा, क्योंकि यह आई बराबर आई डैश की स्थिति है। होगा कितना, 2i माइनस का ए। अब यहां पर i की वैल्यू दी गई है 3/4, रख देते हैं तो 2 इंटू में 3/4 इंटू में a माइनस ए।
2 से कट जाएगा 4, तो कितने बार जाएगा? देखो 3/2 इंटू ए माइनस का ए। अब 3/2 में ए घटेगा तो यहां पर आ जाएगा 1/2 ए। अब देखो 1/2 जो ए आया, यह क्या आया? डेल्टा एम का मान। अब ए की बात करें तो इसमें कहा गया है समबाहु प्रिज्म, और समबाहु प्रिज्म का मतलब है सभी जब भुजाएं बराबर होंगी तो सभी कोण भी बराबर होंगे किसी त्रिभुज के लिए। और आपको पता है समबाहु त्रिभुज के लिए कोण होता है 60 अंश, क्योंकि तीनों कोण हो जाएंगे 180 टोटल में, तो आपके प्रत्येक कोण 60-60 अंश के होंगे। तो यहां पर जो प्रिज्म कोण होगा वह 60 अंश होगा, तो यहां 60 रख देते हैं। जब 60 रखेंगे तो 60/2 आंसर आ जाएगा 30 अंश। तो देखेंगे विकल्प में तो 45, यहां पर 30 अंश विकल्प में दिया ही नहीं गया है, विकल्प में नहीं दिया गया है, तो आप लोग इसमें से किसी एक विकल्प को 30 अंश करके आंसर कर दोगे, क्योंकि यहां पर जो विकल्प दिए गए हैं वो गलत हैं। आप क्या करोगे? इनमें से किसी एक विकल्प को 30 अंश रख दोगे, या आप समझ लीजिए कि इसका आंसर 30 अंश आएगा, बाकी विकल्प को छोड़ दीजिए। सवाल नंबर अब आते हैं चौथे पर। देखो सवाल नंबर चौथा क्या कह रहा है? कह रहा लघु कोण ए वाले प्रिज्म में एक पृष्ठ पर प्रकाश की किरण आई पर आपतित होती है, कह रहा दूसरे पृष्ठ से लंबवत गुजरती है। यदि प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक n हो तो आपतन कोण I का मान होगा। अच्छा सवाल है। देखो कह रहा यहां पर एक प्रिज्म है और प्रिज्म कैसा है? लघु कोण A वाला है। इस पर I कोण पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, I कोण पर आपतित कर देते हैं। तो कह रहा ये जो निर्गत होती है वह 90 अंश के कोण पर अभिलंबवत निर्गत होती है। कहने का मतलब यहां पर जो कोण बनेगा वह 90 अंश का बनेगा। तो यदि 90 अंश का कोण बनेगा तो देखो ये जो कोण होगा ये तो R के बराबर होगा, क्योंकि ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है। तो यह कोण हो गया R के बराबर। तो यहां पर देखो ये यहां पर अभिलंबवत गई है रेखा, तो ये यहां पर 90 अंश का कोण बन गया। तो अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो ये जो त्रिभुज बना हुआ है इस त्रिभुज में ये कोण हो जाएगा 90 - a। यह कोण कितना होगा? 90 - a। और अगर आप ध्यान दो तो ये जो पूरी किरण है ये अभिलंब का काम कर रही है, तो 90 - a और ये जो r है प्लस r, यह टोटल अभिलंब है तो 90 के बराबर होगा। इसका मतलब 90 से 90 यदि कट जाएगा तो a बराबर यहां पर आ जाएगा r। a का मान r के बराबर होगा। अब आगे सवाल में क्या कह रहा है? देखो सवाल में कह रहा है कि यहां पर कह रहा बताइए आपतन कोण I का मान होगा। आपतन कोण I के लिए वैल्यू बतानी है कि I का मान क्या होगा। अब आपतन कोण I ज्ञात करना है यदि, तो देखो हम लोग इसको मिटाते हैं। देखो आपतन कोण I के लिए हम लोग स्नेल का नियम लगाते हैं कि साइन I बटे साइन R बराबर होता है n। अब क्योंकि हमने अभी बोला ही कि R का मान a के बराबर है, तो R की जगह आप a रख सकते हो, तो साइन I बराबर हो जाएगा n इंटू साइन a। क्योंकि इसने बोला है लघु कोण के लिए, या यहां पर कह रहा है लघु कोण A वाले प्रिज्म के लिए, क्योंकि ये कोण छोटे कोण है, और यदि कोण छोटे कोण है तो साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है। तो यहां पर साइन I लगभग I के बराबर होगा और n इंटू साइन A लगभग A के बराबर होगा। तो जो आपतन कोण होगा वह यहां पर आ जाएगा n इंटू A के बराबर। तो यहां विकल्प नंबर C में लिखा हुआ है n इंटू A, यही विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 5वें पर। देखो सवाल नंबर 5वां क्या कह रहा है? 5वां सवाल कह रहा प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है। कह रहा अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है, डेल्टा एम का मान 30 अंश दिया गया है। कह रहा यहां पर प्रिज्म का कोण 60 अंश है, प्रिज्म कोण यानी कि A का मान दिया है 60 अंश। तो कह रहा बताइए अपवर्तनांक का मान क्या होगा। देखो यहां पर अपवर्तनांक बताना है तो हम लोगों ने पढ़ा है n बराबर होता है साइन डेल्टा m प्लस a बाई 2 और बटे में साइन a बाई 2।
यहां मान रख लेते हैं। जब मान रखने जाएंगे तो साइन डेल्टा एम का मान है 30 और ए का मान है 60, तो 30 धन 60 हो गया 90, तो 90/2 का मतलब हो गया यहां आ गया 45। यहां ए का मान रख देंगे 60, तो 60/2 का मतलब हो गया साइन 30 अंश। देखो साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। यह 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो आ जाएगा 2/√2, या इसी को आप लिख सकते हो √2 से 2 कट जाएगा, √2 आ जाएगा। तो यहां पर जो अपवर्तनांक का मान आएगा वह आ जाएगा √2। यहां विकल्प नंबर बी में दिया गया है √2, यही विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 6वें पर। देखो सवाल नंबर 6वां क्या कह रहा है। सवाल नंबर 6वें में लिखा है कि यदि प्रिज्म कोण का मान न्यूनतम विचलन कोण ए हो तो कह रहा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बताओ। अब इस बार सवाल में क्या कह दिया है कि जो प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम और ए दोनों आपस में बराबर, क्योंकि दोनों ए दिए गए, तो कह रहा बताइए जो पदार्थ का अपवर्तनांक है एन वह क्या होगा। तो हम लोग एन बराबर पढ़े हैं साइन डेल्टा एम प्लस a/2, और डेल्टा एम की जगह हम ए ही रख देते हैं, तो a प्लस a/2 बटे में साइन a/2। अब यहां a प्लस a को आप लिख सकते हो 2a, और बटे में a दिया है तो यहां पर कट जाएगा, तो आ जाएगा साइन a बटे साइन a/2। अब यह a में लिखा हुआ, यह a/2 में लिखा है, तो साइन 2a का सूत्र खोल देते हैं। तो साइन यहां पर सूत्र ओपन करेंगे तो हो जाएगा साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहां साइन a का हो जाएगा 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 बटे में साइन a/2। देखो साइन a/2 से साइन a/2 कट जाएगा, तो जो n का मान प्राप्त हुआ वह प्राप्त हो गया 2 कॉस a/2। अपवर्तनांक का मान कितना आया 2 कॉस a/2, और यही विकल्प आपका सही होगा। यहां पर विकल्प नंबर बी में दिया गया है 2 कॉस a/2, तो विकल्प नंबर बी यहां पर सही है। अब आते हैं सवाल नंबर 7वें पर। देखो 7वां सवाल देखो क्या लिखा है। 7वें सवाल में लिखा हुआ है किसी द्रव से भरे खोखले प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 अंश तथा 30 अंश के कोण पर अपवर्तित होती है प्रकाश की किरण। क्या कह रहा है, अल्पतम विचलन कोण यानी कि डेल्टा एम वह 30 अंश है, और यहां पर दिया गया है अपवर्तित होती है। अपवर्तित होने का मतलब आर की वैल्यू दी गई है 30 अंश। तो आपको पता है प्रिज्म कोण ए होता है 2r के बराबर, तो यहां r का मान 30 है तो a का मान हो जाएगा 60 अंश। कह रहा बताइए द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा। तो अपवर्तनांक के लिए सूत्र होता है n बराबर साइन डेल्टा एम प्लस a/2 अपॉन में साइन a/2। अब देखो यहां पर डेल्टा एम का मान है 30, तो लिख सकते हैं साइन 30 प्लस a का मान है 60/2 बटे में साइन 60/2। 30 प्लस 60/2 इसका मतलब साइन 45 हो गया, क्योंकि 30 प्लस 60 90/2 साइन 45 आ गया, और बटे 60/2 साइन 30 आ गया। देखो साइन 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2, तो यह हो जाएगा 2/√2। तो अपवर्तनांक n का मान प्राप्त हो जाएगा √2। यह अभी सवाल हल करके बताया था। तो यहां पर यदि हम देखें तो 7वें का पहला विकल्प दिया गया है √2, तो यहां पर विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 8वें पर। तो देखो 8वां सवाल क्या कह रहा है। 8वां सवाल कह रहा है कि 60 अंश के कोण वाले प्रिज्म में अल्पतम विचलन की स्थिति में एक किरण 30 अंश से विचलित होती है, प्रिज्म का आपतन कोण है। देखो प्रिज्म का आपतन कोण बताना है, और आपतन कोण क्या होता है आई, इसके बारे में बताना है। तो देखो हम लोगों ने पढ़ा है डेल्टा एम बराबर होता है 2i माइनस ए। तो यदि हम i बराबर लिखना चाहते हैं तो i बराबर हो जाएगा डेल्टा एम
प्लस a/2। अब इसने कहा है कि 60 अंश के कोण वाले प्रिज्म में, तो यहां पर 60 अंश का कोण है तो यहां 60 अंश लिख देते हैं, प्लस अल्पतम विचलन की स्थिति में 30 अंश से विचलित होती है। 30 अंश से विचलित का मतलब विचलन कोण दिया गया है, तो विचलन कोण 30 अंश रख देते हैं। तो देखो डेल्टा एम का मान 30 रख दिया, ए का मान 60 रख दिया, बटे में 2 कर दिया। 60 30 90 बटे 2, यहां पर आ गया आंसर 45 अंश। तो 45 अंश विकल्प नंबर बी में दिया गया है, यहां विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 9वें पर। देखो सवाल नंबर 9वां कह रहा है कि कोई प्रिज्म है जिसके लिए अपवर्तनांक का मान दिया है √2 और कह रहा है अपवर्तक कोण ए का मान है 60 अंश। तो कह रहा बताइए आपतन कोण का मान क्या होगा। देखो सूत्र होता है साइन आई बटे साइन आर। अब साइन आर का मान यदि रखना चाहते हैं तो आर बराबर होता है a/2, तो 60 बटे 2 यानी कि 30 रख देंगे, बराबर n, और n का मान हो जाएगा √2। अब साइन 30 के मान की अगर बात करें तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो यहां 1/2 रख देंगे, यह इस तरफ जाकर गुणा में हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा √2 से जब यह कटेगा तो 1/√2, और 1/√2 साइन 45 का मान होता है। तो यहां लिखा है साइन आई और यहां लिखा है साइन 45, तो साइन से साइन हट जाएगा तो आई बराबर आ जाएगा 45 अंश, और यह दिया गया है विकल्प नंबर बी पर, तो यहां पर विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 9वें का विकल्प नंबर बी यहां पर सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 10वें पर। देखो सवाल नंबर 10वां क्या कह रहा है। 10वें सवाल में लिखा है समबाहु प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक √3 है, तो अल्पतम विचलन द्वारा अल्पतम विचलन कोण बताना है। अल्पतम विचलन कोण बताने के लिए कह रहा है समबाहु कोई प्रिज्म है, और समबाहु प्रिज्म का मतलब ए का मान 60 हो गया। कह रहा है यहां पर जो अपवर्तनांक है वह √3 है। तो देखो सूत्र होता है साइन डेल्टा एम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2, ए की जगह 60 बटे 2 रख दो, बराबर n की जगह √3 रख लेते हैं। अब यहां से यदि हम साइन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो साइन डेल्टा एम प्लस a/2 बराबर साइन 30 आएगा, और साइन 30 का मान होता है 1/2, तो √3 गुणे 1/2 आ गया। अब यदि हम बात करें यहां पर तो यह √3/2 हो गया, और √3/2 साइन 60 का मान होता है। यह साइन 60 हो गया, और यह साइन डेल्टा एम प्लस a/2 दिया है। तो साइन से साइन हट जाएगा, तो जब साइन से साइन हट जाएगा तो देखो क्या आएगा, हम लोग यहां लिखते हैं, यहां आ जाएगा डेल्टा एम प्लस a/2 बराबर 60 अंश। तो देखो ए का मान तो हमको पता था 60 है, तो रख देते हैं, तो डेल्टा एम प्लस 60 बराबर 120, तो डेल्टा एम बराबर 120 में जब 60 घट जाएगा तो आ जाएगा 60 अंश, और यही यहां पर अल्पतम विचलन कोण का मान होगा, और यह विकल्प नंबर सी पर दिया गया है, तो यहां पर विकल्प नंबर सी सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर देखो 11वें पर। देखो सवाल नंबर 11वां क्या कह रहा है। 11वें सवाल में लिखा हुआ है कि 1.5 अपवर्तनांक वाले, अपवर्तनांक दिया है 1.5, 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से बने प्रिज्म द्वारा उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण यानी कि डेल्टा एम, कह रहा ये जो प्रिज्म कोण है ए इसके बराबर है। तब कह रहा बताइए प्रिज्म कोण का मान क्या होगा। देखो इस स्थिति को अभी हम पढ़ा चुके हैं। इस स्थिति में जो n का मान आया था वह बराबर था 2 cos a/2 के। ये अभी अभी बताया कि जब डेल्टा m बराबर a हो तो यहां पर n बराबर होता है 2 cos a/2। n का मान है 1.5 बराबर 2 cos a/2 हो जाएगा। यह 2 से 1.5 कटेगा तो cos a/2 बराबर आ जाएगा। जब 2 से काटेंगे इसको तो आएगा 0.75, और इसमें देखो लिया गया है 0.75 cos 41 का मान है, तो यहां लिख सकते हैं इसको cos 41।
अब यह कॉस से कॉस हट जाएगा तो आ जाएगा a/2 बराबर 41 अंश। तो a बराबर 41 दूनी 82 अंश। आपसे पूछा गया है प्रिज्म कोण क्या होगा, तो देखो प्रिज्म कोण का मान कितना आएगा 82 अंश। यहां पर यह आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 12वें पर। देखो 12वां सवाल देखो क्या लिखा हुआ है। 12वें सवाल में कह रहा है एक समबाहु प्रिज्म है। तो देखो समबाहु प्रिज्म है तो समबाहु प्रिज्म के लिए ए का मान हो गया 60 अंश। कह रहा है यदि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 4/5 गुना है, आपतन कोण आई प्रिज्म कोण का 4/5 गुना है, तो 4/5 इंटू ए कर दिया। तो कह रहा बताइए अल्पतम विचलन कोण होगा। तो देखो अल्पतम विचलन कोण होता है डेल्टा एम, डेल्टा एम बराबर होता है 2i माइनस का ए। अब i की जगह 4/5 ए रखेंगे तो 4 दूनी 8/5 इंटू ए माइनस ए हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 5 एकम 5 8 में से जाएगा तो यह आ जाएगा 3/5 इंटू ए, और ए का मान है यहां पर 60 अंश। जब 60 अंश रखेंगे तो यह 5 से कटेगा, 12 पंचे 60, 12 बार 12 का 3 से गुणा होगा, 12 तिया 36, 36 अंश यहां डेल्टा एम का मान आएगा। और यहां पर आपसे पूछा गया अल्पतम विचलन कोण क्या होगा, तो अल्पतम विचलन कोण का मान 36 अंश विकल्प नंबर डी में दिया गया है, तो यही विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 13वें पर। देखो तो 13वां सवाल क्या लिखा है। तो देखो 13वें सवाल में कह रहा है प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान निर्भर करता है। अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम होता है और यह होता है n-1 इंटू ए के बराबर। तो निर्भर किस पर करता है, अपवर्तनांक पर और प्रिज्म कोण पर। डेल्टा एम का मान किन किन चीजों पर निर्भर कर रहा है, प्रिज्म कोण और अपवर्तनांक पर। तो यहां पर देखो लिखा है पहला विकल्प प्रिज्म कोण पर, तो प्रिज्म कोण पर आंसर सही नहीं है क्योंकि यहां पर प्रिज्म कोण के साथ अपवर्तनांक पर भी, तो इस पर निर्भर करता है। नंबर बी में लिखा है प्रिज्म कोण और अपवर्तनांक, बिल्कुल सही है। लिखा है सी केवल अपवर्तनांक पर, तो देखो केवल वाली बात सही नहीं है क्योंकि ये दोनों पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब विकल्प नंबर बी में लिखा है दोनों प्रिज्म कोण और अपवर्तनांक पर, तो विकल्प नंबर बी यहां पर सही होगा। तो यहां 13वें का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 14वें पर। देखो सवाल नंबर 14वां क्या लिखा है, पतले प्रिज्म के लिए। देखो पतले प्रिज्म के लिए ही सूत्र लिखा है। पतले प्रिज्म के लिए कह रहा विचलन कोण का मान किस बात पर निर्भर नहीं करता। इस बार बोल दिया निर्भर नहीं करता, अभी पूछा था निर्भर करता है, अब आपसे कह रहा निर्भर नहीं करता। तो देखो निर्भर किन पर करेगा, इन दोनों पर, इसके अलावा नहीं निर्भर करेगा। तो पहला लिखा है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, तो निर्भर करता है, इसका मतलब यह विकल्प सही नहीं है। दूसरा प्रिज्म के कोण ए पर निर्भर करता है, यह भी विकल्प सही नहीं है। कह रहा माध्यम जिस पर प्रिज्म रखा है, अब माध्यम ही तो अपवर्तनांक बताता है, तो इसका मतलब है अपवर्तनांक की ही चर्चा हुई है लेकिन इसको अलग तरीके से लिखा गया है, तो यहां पर इस पर भी निर्भर करता है। और आपसे कह रहा है निर्भर नहीं करता, तो अंतिम विकल्प दिया है आपतन कोण आई पर, यहां आई नहीं दिया गया। यदि कोई क्या है पतले प्रिज्म की जगह कोई मोटा प्रिज्म लिया जाएगा तब उस पर आई की निर्भरता होगी, यहां आई सूत्र में नहीं है, तो आपतन कोण आई पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 15वें पर। देखो 15वें सवाल की यदि बात करते हैं तो लिखा है प्रिज्म से गुजरने पर अग्रलिखित में से किस रंग के लिए विचलन कोण अधिकतम होगा। देखो आपको पता है विचलन कोण के लिए डेल्टा एम बराबर होता है n-1 इंटू ए। अब n का मान जिसके लिए अधिक उसके लिए डेल्टा एम भी अधिक, और n का मान बैगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है। अपवर्तनांक बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है, इसलिए विचलन कोण भी सबसे अधिक बैगनी रंग का ही होगा। लाल रंग के लिए सबसे कम होता है, तो लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होगा और इसलिए लाल रंग के लिए विचलन कोण भी सबसे कम होता है। लेकिन हमसे पूछा गया सबसे अधिक, तो हम लोग विकल्प नंबर बी में लिखा है बैगनी रंग, यहां पर विकल्प नंबर बी सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 16वें पर, और यहां पर यह सवाल इस चैप्टर का अंतिम सवाल है। देखो लिखा है क्राउन कांच की विक्षेपण क्षमता। अब विक्षेपण क्षमता होती है ओमेगा, और ओमेगा बराबर दिया है 0.0154। कह रहा यदि क्राउन कांच प्रिज्म
616 कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण हम लोग बोलते हैं थीटा, वह दिया है 0.616। कह रहा तो बताइए औसत विचलन होगा, औसत विचलन का मतलब माध्य विचलन हमको बताना है। तो देखो हमारे पास सूत्र होता है ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल्टा वाई। आपको डेल्टा वाई ज्ञात करना है तो डेल्टा वाई बराबर थीटा बटे ओमेगा हो जाएगा। अब थीटा का मान दिया गया है 0.616 बटे में ओमेगा का मान दिया है 0.0154। अब इसको हम दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा 6160 और यहां पर आ जाएगा 154। जब 154 से इसमें भाग देंगे तो देखो 154 616 में जब भाग देने जाएंगे तो 4 बार कटेगा, यह 4 गुना लिखा है तो 4 आ गया और 0 लिखा है तो 40। तो यहाँ डेल्टा वाई का मान यानी कि माध्य कोण जो है वह कितना आ गया 40 अंश। तो यहाँ विकल्प नंबर बी में दिया गया है 40 अंश, यही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज हम लोग इतने क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ठीक है। आप लोग इन क्वेश्चनों को रिवाइज करिए। देखिए यहाँ पर विकल्प क्वेश्चन बताने का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य डाटा पहुंचाना है। कहने का मतलब है उन विकल्प के क्वेश्चनों के द्वारा हम लोग कितने प्रकार के क्वेश्चन बना सकते हैं इसको पहुंचाना था। तो आप लोग पढ़ते रहिए, धन्यवाद।